बिहार के चुनाव के केंद्र में एक नहीं बल्कि 2 नेता हैं। एक है तेजस्वी यादव और दूसरे हैं नीतीश कुमार। इसके बाद जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय स्तर पे कोई नेता ही नहीं है। और जो नेता हैं भी, उनकी साख बुरी तरीके से गिर गई है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, हत्याओं के आरोप हैं, और वो खुद ही चीख-चीख के कहते रहे हैं कि वो बड़े गालीबाज हैं, गालियाँ देते रहे हैं, मतलब खुद उन्हें भी अपनी कोई छवि की चिंता नहीं है। मैं ये मानता हूँ सुशील मोदी के अवसान के बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई नेता नहीं है। वो नरेंद्र मोदी ही उनके बिहार में नेता हैं, उन्हीं के चेहरे पे, नाम पे वो लड़ रही है। नरेंद्र मोदी की एक विधानसभा चुनाव में जो साख हो सकती है, अब तो लोकसभा चुनाव में भी वो बहुमत खो चुके हैं, उनके नाम पे बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। तो वो ये भाजपा इस स्थिति में है। तो 2 नेता हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, और इन दोनों की स्थिति बड़ी खास तरह की है। किसी दूसरे प्रांत में अगर 2 नेता होते तो उन्हें आपस में जबरदस्त रूप से टक्कर लेते हुए हम लोग देखते। लेकिन इन दोनों के बीच में टक्कर भी है और साथ में सहयोग की संभावना भी है। और उस सहयोग की संभावना कुछ इस तरह की है कि वो इस वक्त भी सहयोग कहीं ना कहीं हो रहा होगा और चुनाव के बाद भी सहयोग हो सकता है। मतलब सब लोग इस तरह सोच रहे हैं कि यहाँ, मतलब बात तो ये हो रही है कि भाई लालटेन ही तीर है, तीर ही लालटेन है, ये भी चल रहा है समीक्षा के स्तर पर। और निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पे भी इस चीज को डिकोड किया गया है कि दोनों तरफ के कार्यकर्ता अपने कुछ कहीं कहीं, सब जगह तो नहीं लेकिन कुछ जगहों पर आपसी समझदारी के हिसाब से वोट वोट कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो जब ऐसा हो रहा है तो जाहिर है फिर जो पोस्ट पोल सिनारियो होता है, चुनाव के बाद का नजारा होता है, उसमें कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये निकल कर आ रही है, जो बड़ी अच्छी तरीके से हमारे मित्र सतीश कुमार सिंह ने कल कही। उन्होंने कहा कि बिहार में जीतेंगी वही पार्टियां जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हों, चाहे वो पाले के इधर हो चाहे पाले के उधर हो। यानी नीतीश कुमार की पार्टी को मान रहे थे कि वो सामाजिक न्याय की पार्टी है, मांझी की पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय की पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी सामाजिक न्याय की पार्टी। मतलब जीतेंगी वही पार्टियां जो, बाकी जो पार्टी सामाजिक न्याय की नहीं है वो इस चुनाव में पिछड़ जाने वाली है। और सामाजिक न्याय की जो पार्टी नहीं है वो केवल भाजपा है। कांग्रेस ने भी अपने आप को सामाजिक न्याय की पार्टी बना लिया है। राहुल गांधी से बड़ा सामाजिक न्याय का इस वक्त पैरोकार देश में कौन है? राष्ट्रीय मंच पे इस सवाल को उठा रहे हैं वो, है? तो ये उनका एक विश्लेषण था जो मुझे लगा बिल्कुल एक नई बात है, नई तरीके से उन्होंने इस बात को रखा। और अगर वास्तव में सामाजिक न्याय की पार्टियां जीतती हैं और जो सामाजिक न्याय की पार्टी नहीं है वो पिछड़ जाती है, तब फिर बिहार में एक ऐसी स्थिति भी चुनाव के बाद बन सकती है कि इन सामाजिक न्याय की पार्टियां मिलकर आपस में सरकार बना लें। पहले भी बनाती नहीं है, कोई नई बात तो है नहीं कोई। ये कोई ऐसा तो क्रांतिकारी कदम नहीं होगा, पहले हम लोग देख चुके हैं। वो सरकारें नहीं टिकी, ये सही बात है, लेकिन सरकारें तो बनती नहीं है। ये भी हम जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने कोई नीतीश कुमार के ऊपर कोई तल्ख हमला नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की उन लोगों ने खाल उधेड़ दी हो। कुछ थोड़ा बहुत छींटाकशी व्यंग्यात्मक टोन में बात करने के अलावा उनको उनका जो सम्मान है नीतीश कुमार का, उसका लगातार लिहाज किया गया है। उनके खिलाफ कोई हमला भी नहीं किया गया है। तो ये जो स्थिति है ना, ये स्थिति बिहार के इस चुनाव की और इस चुनाव की संभावनाओं को हमें दावत देती है कि हम लोग नए सिरे से इसके ऊपर गौर करें। 2 गठजोड़ आपस में टकरा जरूर रहे हैं, लेकिन कम से कम एक गठजोड़ ऐसा है, इसके अंदर इस तरह की काट फांस है कि उसके नतीजे कुछ के कुछ हो सकते हैं। अब सर, ये जो नीतीश कुमार का एक मसला था जिसका आपने पहले भी जवाब दिया, उसके बारे में ये माना जा रहा था कि अब ये समय आ गया है, आज तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कि एनडीए के बड़े नेता ये कह दे कि यही हमारे अगले मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने कभी ये कहा नहीं। तो क्या हम ये माने कि नीतीश कुमार का भविष्य अब अनिश्चित है, या इन चुनावों के बाद आप उनकी कोई संभावना देखते हैं बिहार की राजनीति में? शुरू में ऐसा लगता था, लेकिन अब तो मुझे लगता है उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। ये मेरा अपना विश्लेषण है। ये पूरी तरह गलत भी साबित हो सकता है, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में मैं इस बात पे जोर देकर कहना चाहूंगा कि नेता के तौर पर इस वक्त नीतीश कुमार फायदे में हैं या तेजस्वी यादव फायदे में हैं। भाजपा के पास तो कोई नेता है ही नहीं। अच्छा, अब नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू हैं। जो जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं, और भाजपा को भी खबरें मिल रही हैं कि एनडीए में सबसे अच्छा प्रदर्शन नीतीश कुमार का होने वाला है, भाजपा से काफी अच्छा होने वाला है। तो अब सवाल ये है, अगर
नीतीश कुमार के पास भाजपा से ज्यादा वोट आएंगे, ज्यादा ज्यादा एमएलए आएंगे, तो भाजपा कैसे रोकेगी उनको मुख्यमंत्री बनने से? और अगर उसके बावजूद भी भाजपा ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, तो मुझे तो लगता ये है कि वो दूसरी तरफ भी एक अंडरस्टैंडिंग, अनौपचारिक अघोषित खुफिया अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी उन परिस्थितियों में। और मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनने में कोई संकोच होगा। और 2015 के इसकी सरकार की वापसी हम एक बार फिर देख पाएंगे। तो नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू हैं। पहले लग रहा था नीतीश कुमार के दोनों हाथों के लड्डू निकल गए हैं, ना भाजपा बनाने को तैयार है, ना वो बनाने को तैयार है, मतलब जो है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख रही है। ये उसकी मुख्य वजह है। ये राजनीति में निजी पसंद नापसंद के आधार पर नहीं होता है। ये तो आपकी पार्टी कितने कितने लाएगी, कितने विधायक लाएगी, इस पर निर्भर करता है। मान लो नीतीश कुमार कि 100 में से मान लो नीतीश कुमार ने 70% या 65% उन्होंने स्ट्राइक रेट निकाल दिया, तो अब आप बताइए क्या होगा भाई? फिर तो नीतीश कुमार को कैसे आप इग्नोर करेंगे, कैसे आप उनको नजरअंदाज करेंगे? उनकी बात माननी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री पद का उनसे बड़ा उम्मीदवार और कौन है? कौन है उनसे बड़ा उम्मीदवार? उनकी आखिरी पारी हो, लास्ट बट वन, आखिर से पहली की पारी हो, ये तो सब बेकार की बातें हैं भाई। उनके स्वास्थ्य में कोई भी खराबी हो, मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने लोकसभा चुनाव से अभी तक एक भी गलत राजनीतिक कदम उठाया है। अब सर, मीडिया में तो इस पे चर्चा हुई, चुनाव आयोग ने कोई औपचारिक रूप से राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं दिया, पर गोदी मीडिया इस पूरे मुहिम में लग गई कि इसका जवाब दे देना है और ये साबित कर देना है कि राहुल गांधी की बातों में ज्यादा तथ्य है नहीं। आपको लगता है कि गोदी मीडिया इस अपने मुहिम में सफल हो पाई? देखिए, गोदी मीडिया को जो करना होता है वो करता है। इस बात का जांचने का क्या तरीका है कि गोदी मीडिया अपनी मुहिम में सफल हो पाई कि नहीं हो पाई? मैं तो मानता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो कौन सा चैनल, कौन व्यक्ति देख रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, उनकी लोकप्रियता क्या है, कितने लोग उनके तर्कों पर विश्वास कर रहे हैं, ये जानने का ही उनके जो टीआरपी वाले तरीके हैं वो संदिग्ध हैं। तो वो कोई तरीका नहीं है कि गोदी मीडिया की बात कहां तक जा रही है। वो अपना जो नैरेटिव बना रही है, जो कहानी सुनाना चाहते हैं देश के लोगों को, वो कहानी सफल है कि नहीं? मोटे तौर पे 2024 के लोकसभा चुनाव में गोदी मीडिया तो सारी की सारी यही दिखा रही थी, और रेटिंग एजेंसियां और सर्वे एजेंसियां मिला के कि भाई मोदी जी को 400 नहीं तो 350, 400 के बीच तो सीटें मिलने ही वाली है। वो तो बता ही रहे थे वो। तो वो तो सारी बातें गलत साबित हुई, उनमें से कुछ भी सही साबित नहीं हुआ। तो गोदी मीडिया क्या करता है, क्या नहीं करता, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी ने धीरे धीरे करके, कदम ब कदम, पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर बिहार में एक वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उसके बाद उन्होंने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बिहार में पहले चरण के मतदान के एक दिन पहले की। गोदी मीडिया में और बीजेपी प्रवक्ताओं ने काफी हाय तौबा मचाई कि एक दिन पहले हरियाणा का सवाल लेके क्या फायदा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मैं समझता हूं वो मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। उसके बाद क्या है कि राहुल गांधी ने जो चार्जशीट पेश की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चुनाव आयोग और सरकार की साठगांठ के खिलाफ, उस चार्जशीट के खिलाफ बिहार के मतदान प्रक्रिया ने सबूत उगलने शुरू किए। आप देखिए ना, उसके बाद सारी जो बीजेपी फर्जीवाड़ा कर रही है सब निकल के आने लगा। चुनाव आयोग के साथ साठगांठ क्या है, निकल के आने लगा। दिल्ली के तमाम बीजेपी नेता जो हैं वो बिहार में वोट कर रहे हैं, उत्तराखंड के बीजेपी नेता बिहार में वोट कर रहे हैं, बीजेपी के एक पूर्व सांसद जो हैं वो बिहार में वोट कर रहे हैं। वो सब चीजें करनाल से पूरी ट्रेन भर के भेजी जा रही है, सबके प्रमाण निकल के आने लगे। तो राहुल गांधी यही तो सब दिखाना चाहते हैं कि भाई चुनाव प्रक्रिया चुरा ली गई है, उसके ऊपर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने मिलकर कब्जा कर लिया है, और ये बिहार चुनाव में दिखाई पड़ता है। इसके बावजूद अगर बीजेपी या एनडीए बिहार में हारता है तो वो इस चुनाव चुराने की इस पूरी कोशिश के बावजूद हारेगा। तो वो जीत जो है वो दुहरी जीत होगी, वो एक गहरी जीत नहीं होगी। तो ये सब चल रहा है। मुझे तो लगता है ये है कि 5 तारीख को उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने, उसकी तस्दीक 6 और 7 तारीख को हो गई, और ठोस रूप से तस्दीक हुई। मीडिया भले गोदी मीडिया है, उस पर अपनी मोहर लगाना चाहे लगाए, न लगाना चाहे न लगाए।
जो व्यावसायिक मीडिया है उसमें कुछ हैं ऐसे एंकर जिन्होंने उस पे मोहर भी लगाई है। मैं कहूँगा संदीप चौधरी जो कार्यक्रम करते हैं उसमें है इस तरह की बात। वो लगातार कोशिश करते हैं कि नए तथ्यों को सामने रखें, सत्ता प्रतिष्ठान के प्रवक्ता हैं उनको थोड़ा कटघरे में खड़ा करें। लेकिन वो लोग सब योजना बना के आते हैं उनके कार्यक्रम पे कि किस तरीके से उन्हें पतली गली से निकलना है और कैसे पूरी बहस को जो है पटरी से उतारना है, लेकिन वो अपने लगे रहते हैं काम में। उसके बाद सोशल मीडिया पे हम लोग कर ही रहे हैं। प्रिंट मीडिया में भी कुछ-कुछ कई बातें आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं। राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सबने उसको लीड भी बनाया प्रिंट मीडिया में, और प्रिंट मीडिया ने कुछ ऐसे जाँच-पड़ताल की, उस जाँच-पड़ताल में भी राहुल गांधी की कुछ बातें सही साबित हुई। तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। पिछले 10 साल में देश का राजनीतिक समाज है, उसके गले एक खास तरह की कहानी, एक खास तरह का नैरेटिव उतारने की नियोजित कोशिश हुई है। ये जो नियोजित कोशिश हुई है, इसका असर भी पड़ा है। बहुत से लोग जो हैं पढ़ा-लिखा समाज जो है, वो उस तरफ उधर झुक भी गया है। तो धीरे-धीरे करके ही इस जो बर्फ जम गई है, इस बर्फ को तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा। अबे सर, आपकी कोई भविष्यवाणी होगी रिजल्ट के बारे में? भविष्यवाणी तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रहेगी। और जो राष्ट्रीय जनता दल है, चूंकि वो 154 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और पहले भी वो पिछले चुनाव में भी पहले नंबर की पार्टी थी, और कोई वजह नहीं है कि वो पहले नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ही रहेगी। और एनडीए के अंदर दूसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी रहेगी, जनता दल यूनाइटेड। तो ये रहेगी पार्टियों की हायरार्की, पार्टियों का पदानुक्रम है, वो इस प्रकार का रहेगा। सरकार किसकी बनेगी, कैसे क्या बनेगी, ये सब बात की बात है। लेकिन अभी चुनावी प्रदर्शन देख के लगता है कि नंबर 1 पर तेजस्वी, नंबर 2 पे नीतीश, और नंबर 3 पर भारतीय जनता पार्टी।